क्लास 12 बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है कहलाता है। देखिए यहां पर एक हम बीजांड जल्दी से बना लेते हैं। ये इसके अध्यावरण हो जाएंगे इस तरह से। तो ये पूरा है बीजांड का शरीर और ये है बीजांड वृंत। तो कहा गया है बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है क्या कहलाता है। बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा, तो इसे हाइलम कहते हैं। हाइलम कहा जाता है इसे हाइलम कहा जाता है। हाइलम या नाभिका सही हो जाएगा। फिर अगला है टीबी के टीके का नाम है। टीबी के टीके का नाम क्या है? तो बीसीजी का टीका टीबी का टीका होता है, बीसीजी। फिर अगला है भारत में रामदेव मिश्रा को किस विषय या अध्ययन के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में रामदेव मिश्रा को किस विषय या अध्ययन के रूप में जाना जाता है? तो पारिस्थितिकी इसमें सही हो जाएगा। फिर अगला है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किस में होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग चिकित्सा में भी होता है, कृषि में भी होता है, पारजीवी जीव में भी होता है। तो आंसर सही होगा इसमें से चौथा, इन सभी में होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है, 6CO2 + 12H2O एरो, यहाँ पर प्रकाश उपस्थित है और पर्णहरिम भी है। तो यहाँ पर C6H12O6 और +6O2 गैस निकल रही है, +6H2O। तो ये क्या है, ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस निकल रही है और ये कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बना हुआ है, ग्लूकोज बन जाता है। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है कहा गया है इसके दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। फिर अगला है डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है। जो डीएनए अणु है इसको कौन सा एंजाइम तोड़ता है, तो एंडोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम तोड़ता है या काटता है। एक्सोन्यूक्लियेज भी इसको काटता है, या आप विदलन एंजाइम कह सकते हैं, विदलन एंजाइम। फिर अगला है मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। तो जो मनुष्य है, मनुष्य में स्त्री अलग होती है, पुरुष अलग होता है। स्त्री में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, पुरुष में XY गुणसूत्र पाया जाता है, और जो Y गुणसूत्र है यही लिंग का निर्धारण करता है। तो कुल मिलाकर के लिंग निर्धारण ये सभी करते हैं, लेकिन अगर संतान जन्म में, पुत्र जन्म की बात होती है तो Y गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करता है। बाकी स्त्री में संतान जन्म के लिए गुणसूत्र होते हैं। तो पुरुष हो जाएगा इसमें, या पिता का गुणसूत्र हो जाएगा, यानी पिता का लिंग गुणसूत्र मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु गुणसूत्र के लिए उत्तरदायी होता है। अगला है लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं। देखिए लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है अगर पूछा जाए तो वृषण में पाई जाती हैं, टेस्टिस में पाई जाती हैं। और इनका कार्य क्या है पूछा गया है, तो लीडिंग कोशिकाओं से नर हार्मोन स्रावित होता है। नर हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। नर हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो लीडिंग कोशिकाओं से नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण होता है, टेस्टोस्टेरोन का स्रावण। फिर अगला है जैव विविधता तप्त स्थल क्या है। देखिए जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी पर पादप व जंतु या जंतुओं कह लीजिए, पादप व जंतुओं की जो दुर्लभ प्रजातियां हैं, इनकी घनी आबादी जहां जहां पर है, घनी आबादी वाले जो क्षेत्र हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, जैव विविधता तप्त स्थल कहा जाता है। पृथ्वी पर जंतुओं व और पादपों की जो दुर्लभ प्रजातियां हैं, जो अब खत्म हो रही हैं, मिल नहीं रही हैं, तो दुर्लभ प्रजातियों की घनी आबादी जहां पर है, जहां पर बहुत सारे जीव जंतु हैं घनी दुर्लभ प्रजातियों वाले,
तो घनी आबादी कह दिया है। तो ऐसे क्षेत्रों को ही जैव विविधता तप्त स्थल कहा जाता है या हॉट स्पॉट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए के द्विकुंडली मॉडल का केवल नामांकित चित्र बनाइए। देखिए इस तरह से आप नामांकित चित्र बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसमें नाइट्रोजन बेसेस जोड़ देंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन बेसेस जोड़ने में देखिए जो एडेनिन है वो डबल बॉन्ड थायमिन से जुड़ेगा, जो ग्वानिन है वो ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से जुड़ेगा, तो साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन से जुड़ेगा और थायमिन डबल बॉन्ड एडेनिन से जुड़ेगा। ऐसे हो जाएगा उल्टा। और ये जो इसकी दूरी बता देंगे कितना होता है, और एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, ये क्या है, मेजर ग्रुप है, माइनर ग्रुप है। तो सारा कुछ डिटेल हमने अपने वीडियो में बनाना बताया है। आप लोग जाइए हमारे चैनल से देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है, किसी एक यौन संचारित रोग का नाम लिखें एवं उसके रोकथाम के उपाय का वर्णन कीजिए। किसी एक यौन संचारित रोग को कहा जाए तो सिफिलिस, जो सिफिलिस है ये एक यौन संचारित रोग है। ऐसे ही और भी बहुत सारे होते हैं। सिफिलिस को उपदंश कहा जाता है, हिंदी में इसे उपदंश कहा जाता है। ये यौन संचारित रोग है, यह एसटीडी रोग है। एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज रोग है। चाहे एसटीडी रोग कहो, चाहे यौन संचारित रोग कहो, चाहे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कहो। देखिए अगला क्वेश्चन है, टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये हमने पढ़ा दिया था, वीडियो बंद हो गया था, चलिए फिर से बता देते हैं। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है, 45, और ये लिंग गुणसूत्री विकार है। तो होता क्या है कि इसमें एक लिंग गुणसूत्र का विलोपन हो जाता है, इसलिए एक गुणसूत्र कम हो जाता है, तो कुल संख्या 45 हो जाती है। 44 प्लस x रह जाता है। जबकि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है यह भी लिंग गुणसूत्री विकार है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, यानी कि 44 प्लस XXY, तो एक लिंग गुणसूत्र बढ़ जाता है, इसलिए इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, 44 प्लस XXY हो जाती है। फिर अगला है, पौधों में दोहरा निषेचन क्या होता है? इसकी खोज किसने की? देखिए दोहरा निषेचन क्या है, एक भ्रूणकोश मैंने बनाया हुआ है, यहां पर प्रतिमुख कोशिकाएं हैं या फिर प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं हैं, ये द्विगुणित केंद्रक है, ये अंड कोशिका है, ये दोनों सहायक कोशिकाएं हैं। यहाँ इधर पराग नलिका आती है, पराग नलिका में 2 नर युग्मक होते हैं। जब जो दोनों नर युग्मक इसमें स्वतंत्र हो जाते हैं तो एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है, तो निषेचन हो जाता है। फिर दूसरा नर युग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक या द्विगुणित केंद्रक से संलयित होता है। इस तरह से एक ही भ्रूणकोश में 2 बार निषेचन होता है, इसीलिए इसको दोहरा निषेचन कहा जाता है। चूंकि एक ही भ्रूणकोश में 2 बार निषेचन हो रहा है, एक बार अंड कोशिका से, दूसरी बार द्विध्रुवीय केंद्रक से, दूसरा वाला जाकर के करता है, तो इसीलिए इसको दोहरा निषेचन कहा जाता है। और फिर कहा गया कि इसकी खोज किसने की थी? तो दोहरा निषेचन की खोज नवासिन ने की थी, नवासिन ने की थी। फिर अगला है, मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। मेंडल ने अपने पृथक्करण नियम में शुद्ध लंबे पौधे लिए थे और शुद्ध बौने पौधे लिए थे। ये शुद्ध लंबे थे और ये शुद्ध बौने पौधे थे। दोनों के बीच में संकरण कराया, क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने पर इन्हें संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। फिर इन्होंने क्या किया, जब संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए तो इन्होंने स्वपरागण कराया, स्वपरागण संकर लंबे पौधों के बीच में। और स्वपरागण जब कराया तो स्वपरागण कराने पर इन्हें शुद्ध लंबे, संकर लंबे और शुद्ध बौने पौधों का अनुपात 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त होता है। यानी 25% शुद्ध लंबे पौधे, 50% संकर लंबे पौधे और 25% शुद्ध बौने पौधे प्राप्त होते हैं। इस तरह से ये जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 था। अगर फिनोटाइप अनुपात देखा जाएगा तो 3:1 का, यानी यहाँ पर 75% लंबे पौधे थे और 25% शुद्ध बौने पौधे थे। इस तरह से 3:1 का अनुपात फिनोटाइप अनुपात हो जाएगा। यही मेंडल के पृथक्करण का नियम है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है चौथा, जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं? जैव उर्वरक हैं तो ये मृदा की उर्वरता को कैसे बढ़ाते हैं? अब देखिए जैव उर्वरक होते क्या हैं? जिनमें जैविक पदार्थ मिला हो या जैविक चीजों से जो मिलकर बनते हैं उन्हें ही जैव उर्वरक कहते हैं। जैसे राइजोबियम जीवाणु से, साइनोबैक्टीरिया से, जो साइनोबैक्टीरिया है, जो शैवाल है, नीलहरित शैवाल है, इनसे
जो खाद बनती है, इनसे जो उर्वरक बनते हैं उसे ही जैव उर्वरक कहा जाता है। ये मृदा की उर्वरता को कैसे बढ़ाते हैं? जैसे राइजोबियम है तो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में बैठता है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। जैसे साइनोबैक्टीरिया है, धान के खेतों में जो नीलहरी शैवाल होती है, ये भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है और मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। फिर अगला है मरुस्थलीय पौधों और जंतुओं के अनुकूलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मरुस्थलीय पौधे और जंतुओं का अनुकूलन पर, तो देखिए ये कोर्स से हटा हुआ, इसको हटा देते हैं। फिर अगला है एस्केरिस्ता क्या है? इसके बचाव एवं उपचार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। एस्केरिस्ता आपको बता दें, ये एस्केरिस जो है, एस्केरिस ये मनुष्य की आंतों का परजीवी होता है। आंतों का परजीवी होता है, आंतों का परजीवी है एस्केरिस, और इसकी वजह से एस्केरिस्ता नामक रोग हो जाता है या एस्केरिएसिस नामक रोग हो जाता है। इससे बचाव के लिए सब्जियों को धोकर खाएं, सब्जियों को धोकर खाना चाहिए, फलों को धोकर खाना चाहिए, और हाथों को साबुन से धोकर ही किसी चीज को खाना पीना चाहिए, और खाने को ढककर रखना चाहिए, आदि कई सारे बचाव या उपचार हैं। फिर अगला है अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। अनिषेक जनन क्या होता है? तो जब निषेचन ना हो, बिना निषेचन के अंडे से नया जीव बन जाए तो उसे ही अनिषेक जनन कहा जाता है। बिना निषेचन के अंडे से नया जीव बन जाए तो उसे ही अनिषेक जनन कहा जाता है। निषेचन ना हो, अंडे से नया जीव बन जाए, जैसे मधुमक्खी है, टर्की पक्षी है आदि। फिर कहा गया मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो देखिए जो मधुमक्खी में नर होता है जिसे ड्रोन कहते हैं, इसमें एन गुणसूत्र है मान लीजिए, और जो रानी मक्खी होती है जिसे मादा कहते हैं, इसमें 2N गुणसूत्र होते हैं। अब ये जो शुक्राणु बनाएगा तो यहाँ पर शुक्राणु मान लीजिए N निकला, और इसके अंडाणु यहाँ पर इस तरह से निकलेंगे। अब ये जो जो रानी मक्खी होती है, दो प्रकार के अंडे देती है, एक तो निषेचित, दूसरा अनिषेचित अंडे। अब निषेचित अंडे से शुक्राणु का निषेचन हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर मधुमक्खी बन जाएगी मादा, और मादाएं दो प्रकार की होंगी, एक जिसको शाही जेली प्राप्त होती है वो रानी मक्खी बन जाएगी, और जिसको शाही जेली नहीं प्राप्त होती है वो क्या बन जाएगी? वो श्रमिक मक्खी बन जाएगी। श्रमिक बंधे होते हैं। और इधर जो अनिषेचित अंडा था, इससे अनिषेक जनन के द्वारा नर या ड्रोन का निर्माण हो जाता है। जैसे मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि होती है। अगर आप इसको डिटेल से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में आनुवांशिक इंजीनियरिंग के 2 अनुप्रयोगों को लिखिए। आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है? देखिए जो हमारा आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो आनुवांशिक पदार्थ है, इस आनुवांशिक पदार्थ की संरचना में आवश्यकता अनुसार फेर बदल करना ही आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहलाती है। आनुवांशिक पदार्थ की संरचना में, या कह लो कि डीएनए की संरचना में आवश्यकता अनुसार फेर बदल करना ही आनुवांशिक इंजीनियरिंग अथवा जेनेटिक इंजीनियरिंग अथवा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आनुवांशिक इंजीनियरिंग के 2 अनुप्रयोग कहे गए हैं। तो देखिए 2 अनुप्रयोग आप बता सकते हैं कि मानव में इंसुलिन का निर्माण करना, और टीका का उत्पादन, दूसरा हो जाएगा टीका का उत्पादन करना। ये 2 हो जाएंगे, या इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, औषधियां बनाने में हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है डीएनए और आरएनए में कोई 3 अंतर लिखिए। डीएनए और आरएनए में 3 अंतर स्पष्ट करना है। जो देखिए तो मान लीजिए इधर लिखते हैं डीएनए, इधर लिखते हैं आरएनए। जो डीएनए है ये मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक में। जो आरएनए है ये कोशिका द्रव्य में, मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, और केंद्रक की केंद्रिका में भी होता है, केंद्रिका में। एक तो ये हो गया। फिर 3 अंतर कहे गए थे। दूसरा जो डीएनए होता है इसमें नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है, जबकि जो आरएनए है इसमें नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है।
आरएनए में थायमीन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। और तीसरा आप बता सकते हैं कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। इस तरह से 3 अंतर हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, मानो इंसुलिन पर एक टिप्पणी लिखिए। मानो इंसुलिन का उत्पादन कैसे किया जाता है, हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको बता दें कि जो इंसुलिन है ये एक तरीके का हार्मोन है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी होती है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर शरीर में ग्लूकोज अधिक हो जाता है, जिससे शुगर की बीमारी हो जाती है, जिसे मधुमेह रोग कहा जाता है या डायबिटीज रोग भी कहा जाता है। फिर अगला है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का केवल स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। देखिए इसमें कैसे चित्र आप बना सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से मैंने बनाना बताया है, चैनल में जाकर के आप देख भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई मनुष्य है, ये मनुष्य है मान लीजिए, और इस मनुष्य को किसी मच्छर ने काटा, तो मच्छर को काटते हुए आप दिखाइए, मच्छर ने काटा तो इसका जो स्पोरोजॉइड था, स्पोरोजॉइड जाकर के यकृत में सीधे जाता है, क्योंकि वहीं पर इसको प्रोटीन विटामिन खाने के लिए अच्छा से मिलते हैं, वृद्धि करता है, और फिर लाल रक्त कोशिकाओं पर अटैक करके समस्त शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं पर आ जाता है। फिर अगर इसको कोई स्वस्थ मच्छर काटता है तो उस मच्छर की लार में पहुंच जाता है, यहाँ है मच्छर, तो ये जो मच्छर है लार में पहुंचा तो इसमें लैंगिक जनन होता है, और मनुष्य में अलैंगिक जनन होता है, और इस तरह से फिर ये पूरा चक्र चलता रहता है। इसे बना दीजिएगा, 3 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप इसको पूरी अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाइए और सर्च करिएगा प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, बायोलॉजी साइंसेस के, आपको मिल जाएगा आंसर। फिर अगला है, मेंडल के योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए जो मेंडल है, मेंडल का जन्म 22 जुलाई सन 1822 को माली परिवार में हुआ था। माली परिवार में पैदा हुए थे ये, और ये ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में रहते थे। ब्रून शहर में रहते थे, और ये गिरजाघर में पादरी थे। गिरजाघर में पादरी का काम करते थे, पादरी का। इन्होंने वही गिरजाघर में उद्यान मटर के पौधे पर, उद्यान मटर पर अनेक प्रयोग किए थे। 8 सालों तक लगातार प्रयोग किया, और 8 सालों तक लगातार परिश्रम करने के बाद इन्होंने 2 प्रयोग, एक संकर संकरण और 2 संकर संकरण का प्रतिपादन किया, और इन्हीं दोनों प्रयोगों पर आधारित 3 नियम निकाले। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्युवन का नियम। ये तीनों नियम और दोनों प्रयोग हमारे चैनल में अपलोडेड हैं, बहुत ही सरल तरीके से समझाया है, जाकर के देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। समष्टि और समुदाय, तो इधर लिख लेते हैं समष्टि और इधर लिख देते हैं समुदाय। पहला अंतर है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक ही जाति के जीवों का समूह समष्टि कहलाता है। कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र में एक ही जाति के जो जीवों का समूह होता है उसे समष्टि कहा जाता है। जबकि समुदाय में विभिन्न जातियां होती हैं, विभिन्न जातियों के जीवों का समूह, विभिन्न जातियों के जीवों का समूह समुदाय कहलाता है। और जो समष्टि होती है इसमें अंतः प्रजनन संभव है, जबकि समुदाय के बीच अंतः प्रजनन संभव नहीं है। और जो समष्टि है ये पर्यावरण की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई होती है, जबकि जो समुदाय है ये अपेक्षाकृत बड़ी व जटिल इकाई होती है, बड़ी व जटिल इकाई। फिर अगला है शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता, तो ये कोर्स में नहीं है, हटा देते हैं। फिर अगला है पॉलीमरेज श्रृंखला क्रिया यानी पीसीआर को संक्षेप में समझाइए। तो पीसीआर क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया होता है। जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हुई थी तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा बड़े खंड अलग डीएनए के या किसी जीन के और छोटे खंड अलग हो गए थे। बड़े खंड पहले ही रह गए थे, छोटे खंड दूर तक पहुंच गए थे। तो उन अलग किए गए खंडों या जीन को, ये जो डीएनए के खंड थे या जो जीन थे, इनकी पीसीआर विधि से कॉपी की जाती है। बड़े कम समय में, बहुत ही कम समय में पीसीआर के द्वारा इनकी कॉपी की जाती है।
प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं, प्रतिलिपियां। और जो पीसीआर है, इस विधि की खोज कैरी मुलिश ने की थी, कैरी मुलिश ने इसकी खोज की थी। और इसमें इन्होंने ताप स्थिर एंजाइम का प्रयोग किया था। और एंजाइम का नाम क्या था? टक डीएनए पॉलीमरेज का। और यह एंजाइम थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से। ये जो बैक्टीरिया होता है, ये गर्म झरनों व हाइड्रोथर्मल वेंट्स में रहते हैं। फिर अगला है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुभ्रूणता क्या है? देखिए, जब बीज में एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने को, बीज में एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने को बहुभ्रूणता कहा जाता है। और यह जिम्नोस्पर्म पौधों की विशेषता होती है, जिम्नोस्पर्म पौधों की विशेषता होती है। और इसकी खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सन 1719 ईस्वी में बहुभ्रूणता की खोज की थी। अगर इसके उपयोगों को देखा जाए तो जो पादप प्रजनक होते हैं, उद्यान विज्ञ होते हैं, इसका उपयोग बहुत ही बहुतायत से करते हैं। और इनसे प्राप्त जो नवोद्भिद होते हैं, वो नवोद्भिद जनक पौधों के समान होते हैं, रोग मुक्त होते हैं। फिर अगला है फल का निर्माण। तो फल का निर्माण, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, जो आवृत बीजी पौधे होते हैं, इनके विशिष्ट लक्षण होता है। फल का निर्माण आवृत बीजी पौधों का विशिष्ट लक्षण होता है। और फलों के अंदर बीज रहता है, फलों के अंदर बीज सुरक्षित रहते हैं और लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, जीवित रहते हैं। और फलों का प्रकीर्णन भी होता है। फलों के प्रकीर्णन के साथ साथ ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक बीज भी पहुंच जाते हैं। फिर अगला है, मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। क्या करिएगा कि एक नर जनन तंत्र बनाएंगे इस तरह से। और नर जनन तंत्र में जब बनाएंगे, यहां से निकाल देंगे ये शुक्रवाहिनियां, वृषण, इधर से भी शुक्रवाहिनियां, वृषण। तो ये लिख देंगे वृषण है, शुक्रवाहिनियां हैं, और यहां पर शुक्राशय होता है, शुक्राशय है। इधर भी ये शुक्रवाहिनी है, वृषण है, और ये शिश्न हो जाएगा, शिश्न है। क्या करेंगे, एक पूरा इस तरह से चित्र बनाने के बाद एक एक करके हेडिंग डालेंगे। शिश्न, पहले डालेंगे वृषण, फिर शुक्रवाहिनी, फिर शुक्राशय, फिर प्रोस्टेट ग्रंथि यहाँ पर होती है, सहायक जनन ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि, शिश्न, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बता देंगे, बस हो जाएगा। तो इसको पूरा अच्छी तरह से जानने के लिए हमारे चैनल में अपलोडेड है, चैनल में जाइए देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। 2 वीडियो अपलोडेड है। फिर अगला है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्लेसेंटा निर्माण। जो प्लेसेंटा है, जब भ्रूण माता के गर्भ में स्थापित होने लगता है तो उसी समय प्लेसेंटा या अपरा बनती है। यानी भ्रूण के विलाई और जो गर्भाशय की विलाई होते हैं आपस में मिल जाते हैं, उसी जोड़ को अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है। फिर अगला है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में क्या है, जो विलुप्त हो रहे प्रजातियां हैं, विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं, इसकी एक लिस्ट है, उसे ही रेड डाटा बुक कहा जाता है। तो इन दोनों पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है और बहुत अच्छी तरह से समझाया है, आप लोग जाइए देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला है, जैव विविधता क्या है, इसके संरक्षण पर एक टिप्पणी लिखिए। तो जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न स्तरों पर जो विविधताएं होती हैं, उसे ही जैव विविधता कहा जाता है। जैसे पारिस्थितिक स्तर पर जो विभिन्नता पाई जाती है, आनुवांशिक स्तर पर जो विभिन्नता पाई जाती है, और ऐसे ही कई सारी विभिन्नताएं होती हैं। तो जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं ही जैव विविधता होती है। और इसके संरक्षण पर एक टिप्पणी, तो संरक्षण में स्वास्थानीय संरक्षण बता दीजिए, स्वास्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वास्थानीय संरक्षण में क्या होता है कि जब पेड़ पौधों को उसी स्थान पर, पेड़ पौधों और जंतुओं को जहां पर वे रह रहे हैं, जहां पर वे हैं, उसी स्थान पर उनको संरक्षण दिया जाए,
तो स्वास्थ्य संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण में जब जहां पर कोई जंतु रह रहा है, जहां पर कोई पेड़ पौधा है, वहां से उठाकर उसको अलग ले जाकर के संरक्षण दिया जाए तो उसे ही बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। फिर अगला है आनुवांशिक कूट पर एक निबंध लिखिए। देखिए इस पर फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला है मानव कल्याण में सूक्ष्म की भूमिका। ये पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में पढ़ा हुआ है, जाइए देखिए। और इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अथवा लगा है जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसके विभिन्न उपयोग। ये पूरा वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, समझ में आ जाएगा। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नर जनन तंत्र भी, जो तीनों लॉन्ग क्वेश्चन है ये पूछे जा सकते हैं बोर्ड परीक्षा में इस बार, इसलिए इनको जरूर तैयार कर लीजिए। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।